आज सबसे पहले उन बेगुनाहों को मेरी श्रद्धांजलि जिनकी जिंदगी का सफर सरकारी गुनाहों की भेंट चढ़ गया। उन बच्चों के प्रति मेरी करुणा जो बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में यतीम हो गए, अनाथ हो गए। उन बुजुर्गों के प्रति मेरी संवेदना जिनके बुढ़ापे की लाठी ट्रेन ने छीन ली। उन पीड़ितों का सहभाग जो ताजिंदगी ना जाने इस शोक और दर्द को कैसे बर्दाश्त करेंगे। जब पाखंड की पटरी पर झूठ के सिग्नल के जरिए बेबसी की ट्रेन दौड़ती है तो उसमें मासूमों की मौत छुपी होती है। फिर यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि उस मौत का आंकड़ा क्या है, क्योंकि आंकड़े हमारी संवेदना को शिथिल कर देते हैं और संवेदना को शिथिल कर देती है वो सियासत जो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए एक दूसरे से लुका छुपी का खेल खेलने लगती है। बालासोर में कोई माँ अपने जवान बेटे को अस्पताल से लेकर मुर्दा घर तक ढूंढती रही। उसको इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि किस महापुरुष ने और किस महापुरुष की सरकार ने में कितने कम लोग रेल हादसे में मारे गए। उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि बालासोर की रेल हादसे में ना जाने उसके बेटे का क्या हुआ, वो है भी या नहीं है। एक पिता लाशों की ढेर में अपने बेटे को ढूंढ रहा है जो उसके लिए सब कुछ था, उसकी जिंदगी था, उसका अतीत था, उसका भविष्य था, उसका सपना था, उसकी हकीकत था। लेकिन आज उसके सामने एक अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। सरकार कहती है कि 275 लोगों की जान गई है। तमाम शव ऐसे हो गए हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल है। तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने दामन में एक मुट्ठी उम्मीद और बहुत सारी नाउम्मीदी लिए बालासोर के घटना स्थल से लेकर अस्पतालों, मुर्दा घरों तक भटक रहे हैं। उनके संताप के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। शब्द इसलिए नहीं है कि मैंने खुद उस संताप को सहा है। पीछे जो तस्वीर दिख रही है ये मेरे बड़े भाई की है। 20 अगस्त 1995 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हुए पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में इनकी मृत्यु हो गई थी। करीब 400 लोगों की तब जान गई थी। आगरा के अस्पतालों से फिरोजाबाद के रेलवे स्टेशन और घटना स्थल तक पूरी रात और अगले दिन पागलों की तरह घूमता रहा, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। हर जगह दिक्कतें आ रही थी। सरकार और रेलवे की लापरवाही से वो हादसा हुआ। उसने तो बहुतों से बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन उस हादसे के बाद बुरा किया तब के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने। नरसिम्हा राव घटना स्थल पर गए ये दिखाने के लिए कि सरकार कितना हमदर्द है कि घटना स्थल पर पहुंच गई, या ये देखने के लिए कि सरकार कितना हमदर्द है। लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण जो लोग हादसे में मारे गए या घायल हुए, उनके और उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ गई थी। मैं खुद उसका भुक्तभोगी था। सरकारी अमला प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सेवा में लग गया था। फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में हमें अंदर जाने से रोका गया क्योंकि प्रधानमंत्री जी आने वाले थे और मरीजों को रोककर उसकी रंगाई पुताई का काम हो रहा था। ओडिशा में हुए हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे तो उस तस्वीर को देखकर डर सा लगा उन लोगों के लिए जो अपनों को बचाने या तलाश में लगे होंगे, लेकिन सरकारी अमला प्रधानमंत्री के लिए तामझाम में लगा होगा और सुरक्षा का घेरा बढ़ाया होगा। प्रधानमंत्री अपनी संवेदना दिखाने के लिए जरूर गए, उनके मन में पीड़ा रही होगी, लेकिन उनके जाने से सरकारी अमला जिस तरह उनकी सेवा में लग गया होगा उससे पीड़ितों की तकलीफ बढ़ गई होगी। हालांकि ये भी सही है कि अगर पीएम नहीं जाते तो विपक्ष ये सवाल उठाता कि गए क्यों नहीं, क्योंकि ये एक राजनीति का सिलसिला भी है। बालासोर में जो कुछ हुआ वो सरकारी सिस्टम के हाथों हुआ एक घिनौना अपराध है। बालासोर की घटना के बाद जो कुछ हो रहा है उसमें राजनीति का घिनौना चेहरा दिखता है। विपक्ष ने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा। सरकार और सरकारी पार्टी ये बताने में लग गई कि किसकी सरकार में कितने लोग रेल हादसों में मारे गए थे। सरकार पर सवाल खड़ा करने वालों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे आगे रही, तो बीजेपी आईआईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि 2011 में जब उनकी ही पार्टी के नेता मुकुल रॉय रेल राज्य मंत्री थे तो 24 घंटे के अंदर 2 ट्रेन हादसे हुए जिनमें 70 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन गुवाहाटी में घटना स्थल पर मुकुल रॉय नहीं गए। ममता ने तब उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा राहुल गांधी भी मांग रहे हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मांग रहे हैं, शरद पवार भी मांग रहे हैं, तो बीजेपी के आईटी सेल वाले अमित मालवीय ने
पिछले रेल मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड पेश कर दी। वो बताने लगे कि नीतीश कुमार के जमाने में 1527 लोग रेल हादसों में मारे गए थे, ममता जी के रेल मंत्री रहते 1451 और लालू यादव के राज में 1159 लोग। और इस तरह इन आंकड़ों के आधार पर तय हो गया कि मौजूदा सरकार, मौजूदा रेल मंत्री, मौजूदा रेलवे सिस्टम पर उंगली उठाना गलत है। अमित मालवीय ये भी भूल गए कि जिस नीतीश कुमार के आंकड़े पेश कर रहे थे वो नीतीश कुमार बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के समय में ही रेल मंत्री थे और ममता बनर्जी थोड़े समय वाजपेयी की सरकार में और थोड़े समय मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थी। तो ममता के कार्यकाल में हुई मौत की छींटे बीजेपी के दामन पर भी लग सकते हैं। बालासोर में मासूमों के शव जितने बजबजा नहीं रहे होंगे, उससे ज्यादा उस घटना पर होने वाली सड़ी गली राजनीति बजबजा रही है। और इसलिए हे मरने वालों, आप खुश होइए कि आप मनमोहन सिंह और वाजपेयी की सरकार की तुलना में मोदी जी की सरकार में कम मरे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 से 2020-21 के बीच हुए ट्रेन हादसों पर सीएजी की एक रिपोर्ट पिछले साल दिसंबर में संसद में रखी गई थी। उस रिपोर्ट लबो-लुआब का पहला पॉइंट यह है कि इस दरमियान 217 कंसेक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट हुए, जिनमें से 163 हादसे ट्रेन के डीरेलमेंट यानी पटरी से उतर जाने या भटक जाने से हुआ, यानी यह संख्या करीब 75% है। दूसरा पॉइंट यह है कि ट्रैक की मरम्मत से ही ट्रेन डिरेलमेंट का मामला जुड़ा हुआ है। तीसरा पॉइंट बेहद खतरनाक है और वो ये है कि ट्रैक के रिन्यूअल के लिए जो फंड दिए जाते हैं वो साल दर साल कम होते गए। जैसे 2018-19 में ट्रैक रिन्यूअल के लिए 9,607 करोड़ 65 लाख रुपए आवंटित किए गए, जबकि 2019-20 में ये फंड घटकर 7,417 करोड़ रुपए रह गए। और चौथा पॉइंट तीसरे पॉइंट से भी ज्यादा निराश करने वाला है, क्योंकि इसमें सरकारी लापरवाही साफ साफ छुपी है और वो ये है कि जो रकम, जो फंड मिला भी, उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया। ये हाल 24 घंटे काम करने वाले रेल मंत्रालय और रेल मंत्री के जिम्मे है। दूसरी रिपोर्ट द प्रिंट की है, जिसके मुताबिक बीते फरवरी महीने में ही रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने इंटरलॉकिंग के फेल होने पर चिंता जताई थी और उसकी सूचना ऊपर तक पहुंचा दी थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्राथमिक जांच में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के फेल हो जाने से ये दुर्घटना हुई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कहां तो सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था और कहां रेलवे में तमाम पद खाली पड़े हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बीते अप्रैल महीने में आरटीआई के जरिए जवाब मांगा था, तो पता चला कि रेलवे में छोटे बड़े 3,14,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। लेकिन सरकार आपको नई तकनीक बताने में व्यस्त थी कि कैसे आपकी जान बचाने के लिए कवच बनाया है। पिछले साल ही सिकंदराबाद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन के इंजन पर सवार होकर बताया था कि सरकार कवच पर काम कर रही है, जिससे 2 ट्रेन आमने सामने आए तो खुद ब खुद 400 मीटर की दूरी पर रुक जाएंगी। उस कवच की दुहाई और दावे जैसे ट्रेन हादसों को जिस तरह के ट्रेन हादसों को रोकने के लिए हो रहे थे, वैसा ही हादसा बालासोर में हो गया। लेकिन बुलेट ट्रेन की स्पीड से आपको मंजिल तक पहुंचाने की सोचने वाली सरकार कवच पर पूरा काम नहीं कर पाई। जिस कोरोमंडल एक्सप्रेस में हादसा हुआ, उस ट्रेन की ही ये कुछ महीनों पहले की तस्वीरें हैं, जिसे यूट्यूबर गणेश कुमार ने दिखाई थी, जो रन ऑन ट्रैक नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। आप देख सकते हैं कि टॉयलेट में खड़ा होकर सफर करने वाले लोगों को साधारण ट्रेनों में चंद अच्छी बोगियां चाहिए, उन्हें बुलेट नहीं चाहिए। वो टॉयलेट में सफर कर रहे हैं और लोकतंत्र में बुलेट ट्रेन से ज्यादा इन साधारण ट्रेनों में चलने वालों का ख्याल रखा जाना चाहिए। अब हादसा हो गया तो सवालों पर एक फिल्म लेकर कांग्रेस सरकार पर पिल पड़ी है।
मोदी रीत सदा चली है, प्राण जाए पर दिया न जाए। जाहिर है कि जो कुछ हो रहा है उसमें चुभने वाले सवालों को राजनीतिक तू मैं में छुपाने की कोशिश हो रही है, और फिर भी कुछ नहीं बचता है तो दो ही चीजें बचती हैं। पहली ये कि सरकार घटनास्थल पर मौजूद है, सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, और दूसरी ये कि सरकार दोषियों को छोड़ेगी नहीं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्या सरकार का वचन पूरा होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि पिछले साल गुजरात के मोरबी में झूले वाला पुल टूटने से करीब 150 लोगों की जानें गई थी, लेकिन उसमें गुनहगारों का क्या हुआ? इसीलिए सरकारी मौत को अपना नसीब मान चुके लोग ये भी मानकर चलते हैं कि उनके लिए इंसाफ सरकारी फाइलों में ही दफन हो जाता है, या फिर मामला सीबीआई जांच में तब तक उलझा रहेगा कि बालासोर में हादसा हुआ था या साजिश हुई थी, जब तक लोग इस घटना को भूल नहीं जाएंगे और जिन्होंने अपनों को खोया है वो अपने दर्द और वेदना के साथ जीना सीख नहीं जाएंगे। इस बीच ये जरूर हुआ कि अपनी तरफ उंगली ना उठे, इसलिए दूसरी तरफ उंगली उठाई जा रही है। जैसे बिहार के भागलपुर में अभी पुल बना भी नहीं कि ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उस पर 1700 करोड़ से ज्यादा का बजट था, 8 साल से बन रहा था, लेकिन भ्रष्टाचार का बोझ वो पुल सह नहीं पाया। बीजेपी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को आईना दिखा रही है कि क्या हो रहा है आपके राज्य में, लेकिन बीजेपी ये भूल जाती है कि इन 8 सालों में 5 साल तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथी थे। भ्रष्टाचार के खेल में हर दल लगे हुए हैं। आम आदमी इस सियासी चक्कर में घन चक्कर बन जाता है। आम आदमी वोट देने वाली मशीन बनकर रह जाता है, और जब वो इंसान से निराश होता है तो भगवान की तरफ देखने लगता है, और उसी का कुछ लोग बेजाय फायदा उठाते हैं। कुछ चमत्कार की आशा करता है और पाखंड रचने वाले बाबाओं की शरण में आदमी चला जाता है। आपका भूत भविष्य सब बताने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी ये बता नहीं पाए कि ग्रहों नक्षत्रों की कौन सी बुरी चाल 275 जिंदगियों को निगलने वाली है। खैर, जिसको अपने ही अगले कदम का भविष्य पता ना हो वो दूसरों को क्या बताएगा। लेकिन लोग एक तरफ उस पाखंड और ढोंग की दलदल में धंस रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकारी वायदों के चक्रव्यूह में घिर रहे हैं, और जब सरकारी तंत्र की विफलता सामने आती है तो उसे ऐसी खबरों से ढकने की कोशिश होती है जिसमें थोड़ी मानवता हो, जैसे आरएसएस कैसे वहां देवदूत बनकर पहुंचा, या फिर उसके जवाब में इस तरह के वीडियो भी आते हैं कि जमीयत उलेमा-ए हिंद की टीम मदद के लिए पहुंच गई। आरएसएस और जमीयत उलेमा-ए हिंद साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन सवाल उनसे है जिनके भरोसे आप ट्रेन में सफर करते हैं, उन्होंने क्या किया? ये सवाल पूछिएगा जरूर। आज बस इतना ही। आप सबको मेरा शोक भरा नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।